वो जख्मों से चूर मैदान जंग में पड़ा था, जबकि इसके गुलाम इसे हर जगह ढूंढते फिर रहे थे। मगर बेशुमार लाशों और जख्मियों में एक आदमी को ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। जख्मी हालत में इसके हलक से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। बड़ी मुश्किल से इसने हिम्मत जमा करके अपने गुलामों को आवाज दी, जो दौड़े चले आए और इसे फौरन मैदान जंग से निकाल कर ले गए। ये जख्मी शख्स अपने वक्त का सुल्तान था, जिसे दुनिया सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से जानती है। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और देखो सुनो जानो कि वो कौन था सीरीज में हम आपको आज सुल्तान मौजुद्दीन की दास्तान दिखा रहे हैं, जो सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से मशहूर है। 12वीं सदी ईस्वी में अफगानिस्तान के गजनी और हिरात के दरमियान एक रियासत वाक़ई थी, जिसे गौर कहा जाता था। इस मुनासबत से यहाँ के हुक्मरान गौरी कहलाते थे। 1155 में यहाँ एक हुक्मरान आया जिसका नाम था अलाउद्दीन। इसने गजनी को भी फतह कर लिया। इसकी मौत के बाद इसकी सल्तनत इसके दो भतीजों के हाथ आई। एक का नाम था गयासुद्दीन और दूसरे का शहाबुद्दीन या मौजुद्दीन। शहाबुद्दीन गौरी सल्तनत का सुल्तान नहीं था, बल्कि इसका भाई गयासुद्दीन सुल्तान बना। इसने शहाबुद्दीन को अपना नायब बना लिया और फौज का सिपा सालार भी मुकर्रर कर दिया। शहाबुद्दीन एक जबरदस्त जंगी कमांडर था। इसने गौर की सल्तनत को हिंदुस्तान के अंदर भी फैलाना शुरू कर दिया। सबसे पहले इसने मुल्तान पर हमला किया, जहां करामती खानदान हुकूमत कर रहा था। गौरी ने 1175 में करामतियों को शिकस्त देकर मुल्तान को फतह कर लिया। फिर उच के किले का मुहासरा कर लिया। यहां के राजा का अपनी बीवी से इतना जबरदस्त झगड़ा चल रहा था कि वो अपने शौहर को कत्ल करने पर भी तैयार थी। जब शहाबुद्दीन को इसके जासूसों ने इस झगड़े की खबर दी तो इसने रानी के पास अपना कासिद भेज दिया। इस कासिद ने रानी को ऑफर की कि अगर वो किले पर अफगानियों का कब्जा करवा दे तो शहाबुद्दीन इसे अपनी मलिका बना लेगा। रानी इस शर्त पर मान गई कि शहाबुद्दीन इसकी बेटी से शादी कर ले। फिर इसने अपने शौहर को जहर देकर किले के दरवाजे खोल दिए। यूं उच्च पर शहाबुद्दीन का कब्जा हो गया। किले पर कब्जा होने के बाद शहाबुद्दीन ने अपना वादा पूरा किया और रानी की बेटी को मुसलमान करके इससे शादी कर ली। इसके बाद 1179 में शहाबुद्दीन ने पेशावर भी फतह कर लिया। मुल्तान और पेशावर के बाद महमूद गजनवी ने लाहौर पर चढ़ाई कर दी। लाहौर पर उन दिनों महमूद गजनवी के खानदान का एक हुक्मरान खुसरो मलिक हुकूमत कर रहा था। 1181 में शहाबुद्दीन ने लाहौर का मुहासरा कर लिया। खुसरो मलिक ने हथियार डाल दिए। शहाबुद्दीन ने इस पर मेहरबानी की और इसे लाहौर में अपना गवर्नर बना दिया। लाहौर फतह करने के बाद शहाबुद्दीन ने सिंध पर हमला किया। देबल का मशहूर शहर जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने फतह किया था, इसे शहाबुद्दीन गौरी ने भी फतह किया। सिंध के कई साहली इलाकों को फतह करने के बाद शहाबुद्दीन गौरी अफगानिस्तान वापस चला गया, लेकिन लाहौर के हुक्मरान खुसरो मलिक ने खोखरों और हिंदुओं के साथ इत्तेहाद करके बगावत कर दी। 1186 में शहाबुद्दीन ने फिर फौज लेकर लाहौर पर चढ़ाई कर दी। खुसरो मलिक ने कुछ रोज तक तो किले में बंद रहकर मुकाबला किया, लेकिन फिर हथियार डाल दिए। शहाबुद्दीन ने खुसरो मलिक को लाहौर की हुकूमत से हटा दिया और लाहौर को मुल्तान के हाकिम अली करबाज के कंट्रोल में दे दिया। पंजाब के बाद शहाबुद्दीन के सामने एक और चैलेंज था। यह शिमाली हिंदुस्तान की राजपूत सल्तनत थी। राजपूतों का सबसे बड़ा राजा पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वी की सल्तनत राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पर मुश्तमिल थी। पंजाब और हरियाणा के वो इलाके जो अभी शहाबुद्दीन के जेर कंट्रोल नहीं आए थे, इन पर भी पृथ्वी का कब्जा था। राजस्थान का तारीखी शहर अजमेर इसका दारुल हुकूमत था। अब शहाबुद्दीन को इस राजपूत सल्तनत का मुकाबला करना था। 1191 में सुल्तान गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की सल्तनत पर हमला किया। कहते हैं शहाबुद्दीन ने पहले अजमेर में अपना एक कासिद भेजा। कासिद ने पृथ्वीराज चौहान को शहाबुद्दीन की अतात करने और इस्लाम कबूल करने की दावत दी। पृथ्वी ने इन दोनों बातों को मुस्तरद कर दिया। अब शहाबुद्दीन फौज लेकर निकला। जवाब में पृथ्वी भी एक बड़ी फौज लेकर आया। इसके लश्कर में 3000 हाथी भी शामिल थे। दिल्ली से 135 किलोमीटर दूर भारतीय रियासत हरियाणा के जिला करनाल के करीब तरावड़ी के इलाके में दोनों फौजों का सामना हुआ। तरावड़ी उस दौर में तराइन कहलाता था।
दोनों फौजों का टकराव हुआ तो शहाबुद्दीन की फौज तादाद में राजपूतों से कम थी। फिर राजपूत खुद भी बहुत बहादुर लड़ाके थे और इनके अपने इलाके में इन्हें शिकस्त देना आसान काम नहीं था। राजपूतों ने बड़े जोश से हमला किया और गौरी की फौज के दाएं और बाएं बाजू को शिकस्त देकर पीछे धकेल दिया। शहाबुद्दीन फौज के दरमियानी हिस्से में लड़ रहा था। इस दौरान दुश्मन के सिपाही लड़ते लड़ते इसके करीब पहुंच गए। पृथ्वीराज के भाई ने शहाबुद्दीन को देख लिया और इस पर तलवार का वार किया। तलवार शहाबुद्दीन के बाजू पर लगी और वो जख्मी होकर घोड़े से गिर पड़ा। दुश्मन इसे मुर्दा समझकर छोड़कर चले गए। शहाबुद्दीन के गिरते ही इसके सिपाही भाग गए और राजपूतों को फतह हासिल हो गई। शहाबुद्दीन के भागे हुए सिपाहियों ने मैदान जंग से 40 मील दूर जाकर खैमे लगा लिए, लेकिन कुछ गुलामों को शहाबुद्दीन की तलाश के लिए वापस भेज दिया। जब ये गुलाम मैदान जंग में पहुंचे तो जख्मी शहाबुद्दीन ने इन्हें पहचान कर अपने पास बुला लिया। यूं शहाबुद्दीन की जान बच गई। तराइन की शिकस्त से शहाबुद्दीन की अना पर सख्त चोट लगी। इतनी सख्त चोट कि इसने कसम खा ली कि जब तक वो अपनी शिकस्त का इंतकाम नहीं ले लेता, ना तो अपने कपड़े बदलेगा, ना चारपाई पर सोएगा और ना ही अपनी किसी बीवी की शक्ल देखेगा। अफगानिस्तान वापस पहुंचकर पहले तो इसने मैदान जंग से भागने वाले अपने सिपाहियों को सख्त सजाएं दी। वो अपनी कसम और धुन का पक्का था। इसके जख्मी जिस्म पर जो कपड़े थे, इन पर वो दूसरे कपड़े पहनने लगा, लेकिन वो फटे पुराने कपड़े हमेशा इसके जिस्म पर मौजूद होते थे। वो वाकई जमीन पर सोता रहा और हरम में भी जाना बंद कर दिया। 1 साल तक जंग की तैयारियां होती रहीं और फिर सुल्तान 1,20,000 फौज के साथ राजपूतों से जंग के लिए रवाना हो गया। इसने तय कर लिया था कि जिस मैदान जंग में इससे शिकस्त हुई, वो इसी में अपनी शिकस्त का बदला लेगा। चुनांचे इसने तराइन के इसी इलाके का रुख किया जहां वो 1 साल पहले जख्मी हुआ था। जवाब में पृथ्वीराज भी दीगर राजपूत राजाओं की मुश्तरका फौज के साथ मैदान में निकला। कहते हैं फौज की तादाद 3 लाख थी। अगर इस तादाद को दुरुस्त मान लिया जाए तो यह लश्कर शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर से तकरीबन 3 गुना बड़ा था। दोनों लश्कर तराइन के मैदान में फिर आमने सामने आए। चूंकि पृथ्वी पिछली जंग में शहाबुद्दीन को इसी जगह हरा चुका था, इसलिए राजपूतों के हौसले बहुत बुलंद थे। जब रात हुई तो तमाम राजपूत राजा जमा हुए। दिलचस्प बात यह है कि राजपूत जंग नहीं चाहते थे। चुनांचे उन्होंने शहाबुद्दीन को एक खत लिखा। उन्होंने लिखा कि ए शहाबुद्दीन, अगर तुम्हें अपनी जान अजीज नहीं तो कम से कम अपने गरीब सिपाहियों पर तो रहम करो। अगर तुम लौट जाते हो तो हम तुम्हारा रास्ता ना रोकेंगे, तुम पर रहम किया जाएगा, वरना याद रखो तुम्हें शिकस्त खाकर जिल्लत के साथ भागना पड़ेगा। खत पढ़कर शहाबुद्दीन ने तहम्मुल से काम लिया और जवाब लिखा कि वो वापस जाने के लिए तैयार है, लेकिन चूंकि वो खुद सुल्तान नहीं बल्कि इसका भाई गियासुद्दीन सुल्तान है, इसलिए वो अपने भाई से इजाजत लेकर फिर सुलह की बात करेगा। इस जवाब से राजपूत राजा खुश हो गए कि फौरी जंग टल गई है। इसी खुशी में उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया। उन्हें कानो कान खबर ना हो सकी कि शहाबुद्दीन रात के अंधेरे में अपनी फौज को जंग के लिए तैयार कर रहा है। जब सुबह हुई तो राजपूत रात भर के जश्न की थकन और नींद से बेहाल थे, लेकिन उधर अफगान फौज ताजा दम जंग के लिए तैयार खड़ी थी। अब राजपूत घबराए और जल्दबाजी में अपनी सफबंदी की, जिसका इन्हें नुकसान उठाना पड़ा। जब जंग शुरू हुई तो अफगान फौज राजपूतों से ज्यादा मुनज्जम अंदाज में लड़ रही थी। फिर भी शाम तक जंग का कोई फैसला नहीं हो सका, लेकिन शहाबुद्दीन गौरी ने 12,000 फौजियों को रिजर्व में रखा हुआ था ताकि जब दुश्मन थक जाए तो वो इस पर टूट पड़े। जब दिन भर की जंग से राजपूत थक गए तो अचानक शहाबुद्दीन ने अपने 12,000 सिपाहियों के साथ दुश्मन के मरकज पर धावा बोल दिया। इन सिपाहियों ने थके हुए राजपूतों को थोड़ी ही देर में तितर बितर कर दिया। राजपूतों की सारी फौज भाग निकली। शहाबुद्दीन गौरी की तलवार ने 2 राजपूत राजाओं खांडे राय और गोविंद राय को भी मौत के घाट उतार दिया। पृथ्वीराज खुद एक हाथी पर सवार था। इसने उतरकर भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। बाद में पृथ्वीराज को कैद में ही कत्ल कर दिया गया। बहरहाल पृथ्वी की मौत का वाकया काफी मुतनाज़ा है और यह बात किसी को मालूम नहीं कि पृथ्वी को किन हालात में कत्ल किया गया।
बाज़ मौरिखीन के मुताबिक पृथ्वी को इसके दारुल हुकूमत अजमेर ले जाकर कत्ल किया गया था, क्योंकि तराइन की फतह के बाद दिल्ली और अजमेर पर शहाबुद्दीन का कब्जा हो गया था। पृथ्वीराज चौहान को आज भी भारत में हीरो माना जाता है। इसकी जिंदगी पर फिल्में और ड्रामे बन चुके हैं। भारत में कई लोग ये भी दावा करते हैं कि पृथ्वी को धोखे से गिरफ्तार किया गया था, वगैरह वगैरह। बहरहाल आज इन सब बातों की सच्चाई साबित करना नामुमकिन है, क्योंकि जंग में शरीक हर फरीक का तारीख का अपना अपना वर्जन होता है। पृथ्वीराज की याद में भारत ने पृथ्वी मिसाइल बनाया और पाकिस्तान ने इसका जवाब गौरी मिसाइल बनाकर दिया। तराइन की जंग के बाद शहाबुद्दीन ने बिहार तक सारे हिंदुस्तान को फतह कर लिया। फिर वो गजनी लौट गया। इस दौरान इसके भाई गियासुद्दीन का इंतकाल हो चुका था। इसकी जगह शहाबुद्दीन को सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से गजनी के तख्त पर बिठा दिया गया। लेकिन जब सुल्तान अफगानिस्तान चला गया तो हिंदुस्तान में इसके इंतकाल की अफवाह फैल गई। इस अफवाह के फैलते ही बगावतें शुरू हो गईं। इनमें सबसे खतरनाक बगावत खोखरों की थी। ये खोखर दरियाए चनाब और जेहलम के दरमियानी हिस्से में आबाद थे। उन्होंने लाहौर और मुल्तान पर भी कब्जा कर लिया और लाहौर से गजनी जाने वाली शाहराह बंद कर दी। शहाबुद्दीन फौरन एक बड़ी फौज लेकर हिंदुस्तान पर हमलावर हुआ। इसने खोखरों के बहुत से किले फतह करके इनकी बगावत को कुचल दिया। कहते हैं कि अफगानियों ने इतने खोखरों को गुलाम बनाया कि इनके खरीदार नहीं मिलते थे। 1 दिनार के बदले 5 खोखर गुलामों को बेचा जाता था। खोखरों की बगावत कुचलने के बाद सुल्तान ने गजनी वापसी का सफर शुरू कर दिया। रास्ते में वो जेहलम के करीब दामीक के इलाके में दरियाए सिंध के किनारे ठहर गया। लेकिन इस जगह 15 मार्च 1206 को 20 खोखरों ने पहरेदारों से नजर बचाकर सुल्तान के खैमे पर हमला कर दिया। सुल्तान को चाकू के 22 जख्म लगे। सुल्तान मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि सुल्तान के मुहाफिजों ने तमाम कातिलों को भी मौत के घाट उतार दिया। सुल्तान की लाश को इसी जगह दफन किया गया जहां इस पर हमला किया गया था। आज भी सुल्तान शहाबुद्दीन के मज़ार को देखने के लिए लोग सुहावा के करीब दामीक नामी गांव में जाते हैं। शहाबुद्दीन गौरी का कोई बेटा नहीं था, इसलिए सुल्तान कहा करता था कि मेरे गुलाम ही मेरे वारिस हैं। चुनांचे सुल्तान के कत्ल के बाद ऐसा ही हुआ। सुल्तान का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का फरमारवा बना और नसीरुद्दीन कबाचा मुल्तान का सुल्तान करार पाया। बाकी सल्तनत पर भी सुल्तान के गुलामों की हुकूमत कायम हो गई। दिल्ली के नए हुक्मरान चूंकि सुल्तान शहाबुद्दीन के गुलाम थे, इसी मुनासबत से इन्हें खानदान गुलामा कहा गया। हम आपको देखो सुनो जानो में तारीख के नामवर किरदारों की बायोग्राफीज दिखा रहे हैं। आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी बायोग्राफी पसंद आई और क्यों। अगर आप मुगल शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर की दास्तान जानना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें। यह रही फ्रांसीसी इनकलाब के अहम तरीन किरदार रॉबस्पियर की कहानी। और यहां जानिए कि हिंदुस्तान की मलिका नूर जहां कौन थी। देखो सुनो जानो को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।